अदिति आंसर करेंगे इसका, अदिति आंसर करेंगी। ब्लैक सॉइल। ठीक है, चलिए अब सबको कर सकते हो, देखते हैं कौन सबसे फास्ट आंसर करता है। ठीक ना। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, ये फीलर है। इज इट अ फीलर? सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, तो जो फॉरमोस्ट प्रोसेस होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल वो कौन सा होता है? हाँ बिल्कुल सही हो शुभम, अमृत, अदिति। 3 आंसर्स आए, शुभम, अमृत एंड अदिति के। सही सही। बाकी सभी ने अब भी। क्या हुआ मिस्ट्री? मिस्ट्री, नैतिक, साहिल, आप लोग आंसर नहीं पता इसका? ब्लैक सॉइल, तनिष्का कहाँ पे थी? क्वेश्चन चेंज हो चुका। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, द फॉरमोस्ट प्रोसेस ऑफ इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इसका आंसर करना है आपको। श्रेया, आपके आंसर नहीं आ रहे हैं श्रेया। अमृत, कोई रिप्लाई नहीं किया अभी तक कोई। एक स्टेटमेंट था, द स्टेटमेंट दैट देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। किसका स्टेटमेंट था? हु गिव दिस स्टेटमेंट? मिस्टी, वेरी गुड, टॉप मिस्टी। नेक्स्ट है अमृत, साहिल, थोड़ा रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर दीजिए। चलो ठीक है, साहिल, शुभम, अंशु। ओके, खत्म, टॉप 5 हमारे आ चुके हैं। नैन्सी, साहिल फिर आ गए। ओके, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा आप लोग सभी, क्या ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट 5 के नेम से हम बोलने वाले हैं और चैट सेक्शन में आंसर मिलेगा। चैट सेक्शन में ही आंसर देना है आपको, अनम्यूट नहीं करना है। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन सुनिएगा। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन आर नोन एज। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द क्वेश्चन, इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हम रिपीट करने वाला नहीं है। स्टॉक, अमन ने कहा। अंशु, गुड, अंशु सही है। एक आंसर है अभी तक अंशु का सही। विवेक कुमार, वेरी गुड, आपके आंसर सही है। साहिल वगैरह गलत है। अभी मिस्टी, आप तो बहुत गलत आंसर कर रहे हो आज। नहीं, हाँ, अदिति आपका भी आंसर गलत हो गया। नो, अरे इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब समझिएगा। क्वेश्चन था रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन आर नोन एज, जिसको हम सर्वे कर चुके हैं एंड जिसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी हमको पता है, वैसे रिसोर्सेज को आइदर दीज आर कॉल्ड एज एक्चुअल रिसोर्सेज और डेवलप्ड रिसोर्सेज। या तो एक्चुअल कहेंगे या फिर डेवलप्ड कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब वन वर्ड क्वेश्चन मैं अभी आपसे कर रहा हूँ। वन वर्ड क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड इन डैश, ये प्लेस है, इट इज द प्लेस, प्लेस का नाम बताइए। वेरी गुड अमृत, अमृत के पहले एक और आंसर आया था ब्राजील, लेकिन उसने कहा मिस्ट्री का आंसर आया। नयन, अपूर्वा, गुड, शुभम, अंशु। ब्राजील, ब्राजील में कौन सा प्लेस था? ब्राजील में कौन सा प्लेस था? नैन्सी से आंसर शुरू हुआ था। ठीक है, ब्राजील में जो प्लेस था वो था रियो डी जेनेरियो। क्वेश्चन पढ़े हो ना सभी आप लोग? अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़े हो क्या कि सॉइल फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग इज, सॉइल फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग इज, which soil is formed by intense leaching, which soil is formed by intense leaching? arid, अरे वाह, अपूर्वा ने कहा एरिड। नहीं पढ़ा है ये, आज हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक ना, आंसर्स आपको मिल जाएंगे जब पढ़ाएंगे तब। ठीक ना। चलिए
अगला क्वेश्चन समझिएगा, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? अमृत, गुड, शुभम, विवेक, अंशु, अमन, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसका आंसर जो भी आंसर कर रहे हैं ओवर इरिगेशन वो सही है। जो क्वेश्चन खत्म हो गया, लेटराइट सॉइल ही होगा, बिल्कुल लेटराइट सॉइल होगा, आगे देखेंगे हम लोग। अच्छा according to which law it was decided that there should be a total forest cover of 33% of geographical land area? किस लॉ के हिसाब से ये जो होगा डिसाइड किया गया कि जो भी जमीन होगा, जितने भी जमीन होंगे उसके 33% पे फॉरेस्ट होना चाहिए? उस लॉ का नाम बताइए। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। अपूर्वा, वेरी गुड। अपूर्वा ने सीधे एक बार में से कहते नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। अब ये भी बता दो कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आया था? कब आया था ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी? शुभम कह रहे हैं, ओके। 1992 नहीं था, इट वाज 1952। इट वाज 1952। इट वाज 1952। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने कल भी पूछा था, लेकिन छोड़ो, क्योंकि बार बार वो क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी रेडी हो सुनने के लिए? ठीक है, तो क्वेश्चन है, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज व्हाट? अपूर्वा, वेरी गुड। शुभम, वेरी गुड। नैन्सी, 3 आंसर है। साहिल सिंह, शॉर्ट कर दिया उसको, जीसीए। 4 आंसर है। लास्ट अंशु कुमारी, टॉप 5 हमारी ये है, ऐसे ही मैंने नेम जो है वो, चलिए आप जो नेम्स है आपके आंसर के हिसाब से हम बोल रहे हैं सबका। अगला क्वेश्चन, बी रेडी। विच ऑफ द विच इज द मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ नॉर्थन इंडिया? मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ नॉर्थन इंडिया, किससे शुरू? अरे अरे इतने सारे, अदिति, अपूर्वा, साहिल, मिष्टी, शुभम, शानवी, एलुवियल सॉइल, गुड। अच्छा, अब इतना चीज है तो आप मुझे ये भी बता दो, मैप तो आप सबको देखे थे ना, तो ऐसा कोई नहीं है कि मैप में प्रॉब्लम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रेड सॉइल, ऑप्शन देंगे हम आपको। रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन, रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन, पहला है पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है अपर गंगा प्लेन, थर्ड ऑप्शन है ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है रेड सॉइल मैप के हिसाब से, एज पर मैप। शानवी, गुड। अदिति, नैन्सी, 3 आंसर आ चुके हैं। मिस्टी, गलत है आप। अपूर्वा, वेरी गुड। अपूर्वा, सही हो। साहिल, चलो ठीक, गुड। हाँ ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये आप ऐसे बता सकते हो कि ब्लैक सॉइल इज डिफिशिएंट इन विच न्यूट्रिएंट? ब्लैक सॉइल इज डिफिशिएंट इन विच न्यूट्रिएंट? फॉस्फोरिक एसिड, पोटास, फॉस्फोरिक कंटेंट, वेट, वेट, कैल्शियम। अरे यार कितने आंसर आ गए। एक अपूर्वा का सही हुआ, शुभम का सही हुआ, और अंशु का सही है, साहिल उसके बाद, और फिर सानवी आदर्श। फॉस्फोरिक कंटेंट बोलते हैं ना उसको, फॉस्फोरिक कंटेंट बोलते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन थोड़ा आप लोग आंसर कर ही सकते हो।
अपने प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, इनमें से कौन सॉइल कंजर्वेशन का मेथड नहीं है, सॉइल कंजर्वेशन का मेथड इनमें से कौन नहीं है? स्ट्रिप क्रॉपिंग, टेरेस कल्टीवेशन, शेल्टर वेल्ट या ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर। अखिलेश, ठीक, अखिलेश, नैन्सी, अमन, साहिल, ठीक ना। तो देख लो बाबू कितना आसान चैप्टर है, चैप्टर में कुछ दम बचा नहीं है, ऑलमोस्ट लगभग जो होगा आप लोग कवर कर चुके हो चैप्टर को। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चैप्टर हम आगे बिगिन करें। आज हम लोग चैप्टर को खत्म कर देने वाले हैं। वैसे अब चैप्टर में कोई टर्म बचा नहीं जो तुम लोग को मालूम है, मैंने आगे का भी पूछ लिया, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं उसके भी आंसर तुम लोग कर दिए। ठीक है। मैप घर पे कल तो बनाए होंगे, सब आपके सामने होगा ही, मैप देख लीजिएगा। रेड सॉइल, रेड एंड येलो, ठीक भाई साहब, दोनों इसी का नाम है, रेड एंड येलो सॉइल। इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, रीजन तो आपको याद ही होगा कि ईस्टर्न, साउथर्न और डेक्कन प्लेटो, इन सभी एरिया में रेड एंड येलो सॉइल था। सबसे अधिक अगर दिख रहा था कोई सॉइल जो था तो वो रेड एंड येलो सॉइल था। हाँ, मिस्टी ने भेजा है, मैंने देखा है, बहुत अच्छा, काफी बेहतरीन बनाई हो आप, ठीक ना, बहुत अच्छा है आपका मैप, खुद से बनाई हो ना, ड्रॉ की थी ना मिस्टी। ठीक, तो देखो मैप अगर तुम लोग ध्यान में होगा तो मैप मॉक्स जो होगा, मोस्ट ऑफ द एरिया अगर ऑक्युपाई करता है तो यही रेड एंड येलो सॉइल ये ऑक्युपाई करते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं ये तुम लोग को याद होगा, देख चुके होगे मैप के हिसाब से, ठीक ना। अब इनका जो कलर होता है वो रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन, फेरस कंटेंट जो होंगे, आयरन के जो कंटेंट होते हैं इनके प्रेजेंस के चलते इनका कलर होता है रेड। लेकिन व्हेन दे आर हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड, ठीक ना, हाइड्रेटेड यानी कि जब उनके पास मॉइस्चर थोड़ा अधिक हो जाएगा तो यही रेड कलर जो होगा वो चेंज होता है येलो में, यानी कि दोनों अलग अलग कलर नहीं, ठीक है। अगर वाटर का प्रेजेंस होगा तो वो दिखेंगे येलो, उनके एब्सेंस में दिखते हैं रेड, तो इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं रेड एंड येलो सॉइल। फर्टिलिटी इनकी जो होगी कुछ खास कम भी नहीं होती, कुछ अच्छी भी नहीं होती, लेकिन हाँ यहाँ पे एग्रीकल्चर जो होगा वो किया जा सकता है, ठीक है। बोल्ड में जो भी है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। रेड एंड येलो सॉइल हेड डालिए, बोल्ड में जो भी है उसको नोट डाउन कर लीजिए।
इस बार जो टेस्ट होगा उसमें सबके 20 आउट ऑफ 20 आने चाहिए, लास्ट टाइम की तरह नहीं, किसी के भी मार्क्स कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट में कोई भी एक्सक्यूज जो होगी वो नहीं मानी जाएगी, आपको कोई भी एक्सक्यूज नहीं मानी जाएगी। नोट कर चुके हैं? हाँ हाँ, मैंने नोट्स अपलोड कर दिया है पीडीएफ में, ठीक है, क्योंकि आज ये चैप्टर एंड कर जाएगा, अब ज्यादा कुछ आपको नोट डाउन भी नहीं करना है, बस 2-3 स्लाइड और आपको नोट डाउन करने हैं, और वैसे बच्चे जिनका नोट छूटा हुआ है वो वहां से ले सकते हैं, टोटली पीडीएफ जो होगा वो अपलोडेड है। ओके, ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो अगला जो क्वेश्चन एक बना था ना आपका कि इंटेंस लीचिंग क्या होती है, पहले हम लोग समझ ले लीचिंग, एक वर्ड आ रहा है लीचिंग, ठीक ना, लीचिंग क्या होता है? देखिए ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, कंटिन्यूअस रेनफॉल होगा, यहाँ पे लीचिंग के वर्ड याद है देना, कंटिन्यूअस रेनफॉल, रेनफॉल बहुत अधिक हो रहा है, बारिश काफी अधिक हो रही है, या खूब तेज में हवाएं बह रही हैं, और रिजल्ट क्या होता है, अपर लेयर नहीं हट रहा है, अपर लेयर के साथ साथ न्यूट्रिएंट जो होंगे, जैसे अपर लेयर हटता है तो जनरली ह्यूमस रिमूव होते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे फॉस्फोरिक कंटेंट के बारे में आपने सुना ना, फॉस्फोरिक कंटेंट होते हैं आपके, पोटेश होते हैं, कैल्शियम होते हैं, ये सब के सब प्रेजेंट होते हैं। तो क्योंकि हेवी रेन के चलते, विंड्स के चलते, वेव्स के चलते उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स वाश हो जाते हैं, तो ये जो इंटेंसिव प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं लीचिंग, इस प्रोसेस को हम लीचिंग बोलते हैं, ठीक ना। लीच नाम का एक इंसेक्ट भी होता है, वहां से लीचिंग का कोई भी कंसेप्ट, कोई भी कोरिलेशन नहीं है, तो इसलिए लीचिंग ध्यान दीजिएगा। डिनंडेशन भी एक वर्ड आएगा, डिनंडेशन मतलब ये तो भाई कंप्लीटली वॉश अवे होता है, सिंपली जो होगा सॉइल इरोजन हुआ तो बह के चला गया। तो अर्थ सरफेस का जो एक बड़ा लेयर, क्योंकि उसमें जो होगा छेद होना शुरू हो जाएगा, वियरिंग होना शुरू हो जाएगा लैंड के अंदर, वियर वियर एंड टीयरिंग, वियरिंग के अंदर कटना पटना शुरू हो जाएगा और फिर वो बहते हुए चले जाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम डिनंडेशन बोलते हैं। ठीक, ये दोनों के दोनों सॉइल इरोजन के टाइप, ठीक ना। अब आगे आते हैं हम देखो लेटराइट, ये वर्ड, ये जो लेटराइट सॉइल है ये बना हुआ है लेटर वर्ड से, लैटिन वर्ड है लेटर, ठीक ना, लेटराइट। अब ब्रिक, ब्रिक मतलब समझ रहे हो कि ब्रिक थोड़ा सा कठोर होगा, ये सॉइल जो होगा वो ज्यादा आपका हमारे तरह का सॉइल नहीं होगा कि आप इजीली होगा उसको ब्रेक डाउन कर सकते, थोड़े से ये जो होंगे वो रफ एंड टफ होंगे। अब ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मतलब गर्मी काफी अधिक होगा, सब ट्रॉपिकल मतलब गर्मी भी है ठंडी भी है, वैसे क्लाइमेट के अंदर जो होंगे वहां पे ये फॉर्मेशन होते हैं, वेट एंड ड्राई सीजन दोनों में, ठीक ना। और मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक होते हैं, ये एसिडिक की नेचर होते हैं, और इनका इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी बहुत अधिक कमी होती है। बाकी मैप तुमको याद होगा, बहुत ज्यादा रेंज में हमारे कंट्री के अंदर मिलने वाले सॉइल नहीं होंगे, वेस्टर्न घाट में कुछ ही एरिया था जहाँ पे सॉइल प्रेजेंट थे, जैसे कि महाराष्ट्र कुछ एरिया में, ईस्टर्न घाट आ गया महाराष्ट्र आपका, नहीं वेस्टर्न घाट ही है, उड़ीसा ईस्टर्न घाट में आ गया, इन सभी जगह पे जो होगा कुछ एरिया में आपके पास लेटराइट सॉइल आपको देखने को मिलेंगे। हाँ मैं आपको नोट कराऊंगा, रुक जाओ प्लीज वेट, मैं नोट कराऊंगा, बस समझाने के लिए मैं नोट कराऊंगा उसको, ठीक ना। यहाँ से इसके बाद उसको पढ़ना था इसलिए मैंने आपको पहले थोड़ा दिखा दिया, ठीक ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि ये जो होंगे क्योंकि इनके पास फर्टिलिटी कम होती है, ह्यूमस इनके पास बिल्कुल होता नहीं है, लीचिंग यहाँ पे हमेशा होता रहता है, तो ये डिग्रेड करते रहते हैं। तो अगर आप प्रॉपर टेक्निक यूज करोगे, यानी कि फर्टिलाइजर, इरिगेशन, बाकी सभी चीज अगर आप इसको दीजिएगा, तो यहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो कुछ प्लांट्स को, और सबसे अधिक यहाँ पे ग्रो क्या होते हैं, तो ग्रो होते हैं टी एंड कॉफी, इसके अलावा कैशो, काजू, ठीक ना। ये तीन चीजें जो होंगी वो ग्रो की जाती हैं लेटराइट में, लेटराइट सॉइल के अंदर। ठीक, समझ में आया इलेक्ट्रोलाइट सॉइल के बारे में क्या क्या आपको डील करना है, क्या क्या याद रखना है। ठीक, तो इंटेंस लीचिंग से बनने वाला जो सॉइल है वो एक सॉइल तो हो गया लेटराइट सॉइल,
ठीक है, अब नोट डाउन कर लो, बस बोल्ड वाले पॉइंट नोट डाउन कीजिए। मोस्टली डीप टू डीप, जरा इसको इग्नोर कर दीजिए, इस वर्ड को, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, मोस्टली डीप टू डीप। कर चुके हैं? हाँ, एक तरह से ये ज्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं है, क्योंकि काफी अधिक होने के बाद भी, काफी अधिक इसके प्रेजेंस होने के बाद भी यहाँ पे एग्रीकल्चर जो होगा हम लोग काफी अधिक मात्रा में नहीं कर पाते हैं। न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, फर्टिलिटी इसकी काफी लो होती है, और इसको अगर यहाँ पे खेती करनी होगी तो वहाँ पे आपके एक्सपेंसेस काफी लगने वाले हैं, इसलिए आगे बढ़ा जाइए। देखिए दो वर्ड है आपके, डिनोमिनेशन एंड लीचिंग, जिसको आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए, डिनोमिनेशन एंड लीचिंग। और नो, अभी प्रीवियस स्लाइड में लिख रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब तुरंत आप। चलिए अब आप लिखिए। नहीं लिखना है मिस्टी?
हो चुका है दोनों? डन, ओके। अब देखो कितने सवाल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब कौन कौन सवाल बचा है? कौन कौन सवाल बच गया अब हमारे पास? एरिड, नहीं नहीं, एक और है। एरिड के अलावा एक और है। एरिड तो है, फॉरेस्ट। ठीक, एरिड फॉरेस्ट, दो सवाल बचे हुए हैं। चलो एरिड देखा जाए। एरिड याद है? एरिड किस एरिया में था? एरिया एरिड का कुछ कुछ चीजें तो आप लोग बता ही दोगे वैसे ही मुझे। एरिड किस एरिया में था? राजस्थान। राजस्थान में रेनफॉल हाई होता है कि लो होता है? लो। ठीक, लो। टेम्परेचर वहां पे, टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर हाई, तो ऐसे एरिया में रेट ऑफ इवापोरेशन हाई होगा कि लो होगा? रेट ऑफ इवापोरेशन हाई हो जाएगा। हाई होगा ना रेट ऑफ इवापोरेशन, क्योंकि पूरा का पूरा वाटर उसका इवापोरेट कर जाएगा। जब वाटर पूरा इवापोरेट कर जाएगा, जो भी रॉक्स वगैरह होंगे ना, तो रॉक्स जो होंगे वो साल्ट वगैरह के बने होते हैं, तो वाटर निकल गया तो सबके सब वहां पे अब साल्ट बचे। ठीक ना? तो साल्ट अगर प्रेजेंट होगा तो उस सॉइल का नेचर जो होगा वो सलाइन होता है। सॉइल अगर प्रेजेंट होगा तो उस सॉइल का नेचर कैसा होगा? सलाइन। तो ये एरिड सॉइल इस सलाइन नेचर के होंगे कि नहीं होंगे? सलाइन मतलब नमक की प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ साल्ट कंटेंट, तो उसको हम लोग सलाइन बोलते हैं। तो ये सलाइन नेचर के होंगे। वैसे उसके बाद दूसरा एक क्ले नेचर में होते हैं कि सैंडी नेचर में होंगे? क्ले होंगे कि सैंड होंगे? सैंडी नेचर के होंगे। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो प्लांट को इसीलिए वहां पे जल्दी सारे प्लांट जो होंगे वो वहां पे नहीं होते हैं। देखो इतनी सलाइनिटी इतनी हाई होती है कि वहां पे जनरली वाटर को इवोपोरेट करके लोग जो होगा नमक बनाते हैं। वहां पे सलाइनिटी हाई है। और सलाइन का मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ NaCl का फॉर्मेशन, बहुत सारे साल्ट होते हैं। ठीक ना? यहाँ पे ह्यूमस बताइए जरा, ह्यूमस एंड मॉइस्चर, इसका प्रेजेंस होगा कि इसका लैक होगा? लैक ऑफ ह्यूमस और मॉइस्चर और प्रेजेंस ऑफ लैक, सब चीजें तुम्हें लोग आंसर कर दी। ठीक। यहाँ पे इसके जो लोअर लेयर होते हैं वहां पे कंकर्स पाए जाते हैं। कंकर्स, कंकर्स पत्थर एक तरह का। रिजल्ट क्या होता है कि ये फिल्ट्रेशन जो होगा उसको रोक देते हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होगा कि यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो बहुत सारे अपने मेथड करके खेती कर सकते हो। जैसे वेस्टर्न राजस्थान में खेती करना शुरू कर दिया गया है। अब देखो जरा एट सॉइल में कलर, कलर तुमको दिख रहा होगा, रेड भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं। भाई सैंड देखना, सैंड रेड कलर का भी होता है, ब्राउन कलर का भी होता है, दोनों तरह का सैंड होता है ना। तो रेड इन ब्राउन इन कलर पहला पॉइंट कर रहा है इसका। सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन नेचर, टेक्सचर सैंडी सलाइन होगा नेचर। कुछ एरिया में जो होंगे साल्ट कंटेंट इतने हाई है कि वहां पे कॉमन साल्ट आप निकाल सकते हो बाई ऑपरेटिंग वाटर। ठीक है। क्योंकि ड्राई क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर है, इसलिए इवेपोरेशन का रेट फास्ट है। ये जो आपने कहा, मैं कुछ नहीं कह रहा अपने मुंह से, सब आपने मुझे बताया, वही अभी मैंने नोट किया तुरंत। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ह्यूमस और मॉइस्चर उसका लैक होता है, बहुत कमी होती है। इसके लोअर होरिजन में, यानी कि होरिजन में नीचे वाले पार्ट में जो होंगे वहां पे कंकर्स पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे कैल्शियम कंटेंट, कैल्शियम क्या है तो इट इज अ टाइप ऑफ साल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कंटेंट वहां पे हाई होते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि उसके जो लोअर बेस होते हैं वहां पे कंकर मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक। और ये जो कंकर होते हैं वो इनफिल्ट्रेशन यानी कि वाटर का जो अंदर पेंट्रेट करता है ना उसको रोक देंगे। ठीक। फिर भी आप यहाँ पे खेती कर सकते हो, और खेती करने के लिए आपको एडुकेट जो भी हो गया मेथड अपनाने पड़ेंगे। तो प्रॉपर इरिगेशन कीजिए, एडुकेट मेथड अपनाइए, और यहाँ पे खेती कर सकते हो। ऐसे वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट जो होंगे राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में, उस एरिया में जो होगा एरिड सॉइल के ऊपर भी एग्रीकल्चर होना पॉसिबल हो चुका है। ठीक है। समझ में आई बात? एरिड सॉइल, कोई प्रॉब्लम एरिड में? ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, जो भी बोल्ड में है बस वही नोट डाउन कर लीजिए।
डन। ओके खत्म। अब लास्ट सवाल, भाई चैप्टर तो बड़ा जल्दी खत्म हो गया था हम लोग का। लास्ट सवाल, लास्ट सवाल कौन है? माउंटेन एंड फॉरेस्ट सवाल दोनों है ना। कहाँ मिलेंगे, एरिया कौन सा था? लद्दाख रीजन में कौन मिलेगा? माउंटेन्स वाले मिलेंगे ना। हाँ हाँ माउंटेन मिलेंगे। और अगर बात की जाए उत्तरांचल में, माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल। अच्छा सब जगह के, क्योंकि हमने सॉइल का मेथड जब देखा था वहां पे, तो क्या सब जगह के फॉरेस्ट एक जैसे होते हैं कि अलग अलग तरह के फॉरेस्ट होंगे? फॉरेस्ट एक ही तरह के होंगे कि सब अलग अलग तरह के होंगे? जो फॉरेस्ट वाले देख रहे हो तुम लोग अपने एरिया में, डिफरेंसेस होंगे कि सबके सब सिमिलर होंगे? अलग अलग होंगे ना। ठीक है, अलग अलग तरह के होते हैं, इसलिए इनका कोई खास जो होगा टेक्सचर वगैरह नहीं, खास टेक्सचर वगैरह इसके पास अवेलेबल नहीं। ठीक, कहाँ कहाँ मिलेंगे देखो जरा। फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरिया, जहाँ हिल है, माउंटेनियस एरिया है, और जहाँ पे सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे बारिश होते फॉरेस्ट वहां पे अवेलेबल है। और माउंटेन के एनवायरनमेंट के चलते इनका जो टेक्सचर होगा वो डिफरेंट होता है, यानी कि टेक्सचर आप इनका फिक्स नहीं कर सकते। लोमी क्या होता है? दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी को बोलते हैं दोमट मिट्टी, एंड सिल्टी ये होंगे। ठीक, सिल्टी में थोड़े बहुत कंकर होंगे, थोड़े बहुत इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। हिमालयन के रीजन में क्या होता है ना कि स्नो कवर कर लेता है पूरे के पूरे सॉइल को, स्नो बर्फ कवर कर लेता है, और फिर उनका जो फ्लो होता है तो रिजल्ट होगा डिनंडेशन। आपने पढ़ा था ना अभी जस्ट, कि एक लेयर जो होगा हटते हुए चला जाएगा, तो वहां पे डिनंडेशन देखने को मिलता है। और ऐसे में क्या होता है कि वहां पे एसिडिक कंटेंट जो होंगे वहां पे मिलेंगे, ह्यूमस बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ह्यूमस भी नहीं रहेगा। तो वहां पे एसिड रेन वाला जो कंडीशन आता है ना, वो पहले ही से क्रिएट रहता है। ठीक, समझ में आ रही बात? और ये नजदीक में किसके होंगे? तो जहां पे भी एलुवियल सॉइल शुरू हो रहा है ना, वहां पे उसके आसपास के एरिया में रहते हैं। तो बस 2 पॉइंट तो नोट डाउन करना है कि फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल एंड टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट। ठीक ना, 2 पॉइंट नोट डाउन करना है, बाकी तो समझ चुके तुम लोग। ठीक ना, नोट कर लीजिए। चैप्टर खत्म हो गया यहीं पे, चैप्टर का द एंड आ गया। अब जो पढ़ना है वो सब आप लोग मुझे पढ़ाओगे, हम क्या पढ़ाएंगे आप लोग को। डन ना? अंशु, अमन, साहिल। अमृत हो चुका, मिष्टी का हो चुका, साहिल का भी रिव्यू हुआ है। चलो नोट करो, वी हैव एनफ टाइम, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका। अब भाई मुझे कौन पढ़ाएगा? मिस्टी, मिस्टी अनम्यूट कीजिए तो खुद को जरा। मिस्टी अनम्यूट करो। यस सर। मिस्टी सॉइल इरोजन समझियो, जानते हो सॉइल इरोजन क्या होता है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट सॉइल इरोजन? क्या हुआ? मिस्टी का नेटवर्क नहीं लग रहा है कि नहीं है? अच्छा अपूर्वा आप बताइएगा। अपूर्वा, सॉइल इरोजन समझिए आप क्या होता है? अपूर्वा, अंशु, जो भी है, मेरी वॉइस आ रही है? सर टॉप का चलो अंशु की वॉइस मुझे नहीं आ सर रही। रिमूवल जब होता रिमूवल जो सर होता है। वॉइस नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही, बोलिए। सर जब सॉइल के लेयर का रिमूवल हो जाता है उसी को सॉइल इरोजन बोलते कौन हैं। कौन सा ओरिजिन इसमें वॉश अवे होता है? ओरिजिन पढ़े थे ना चार? सर टॉप सॉइल। टॉप सॉइल, ठीक है। अब देखो, अब इसमें 2 तरह की इरोजन के बारे में पढ़ना है। एक इरोजन जो होगा, एक इरोजन जो होगा वो होगा गली इरोजन, और दूसरा होगा शीट और इरोजन। एक बैडलैंड। नहीं नहीं, गली इरोजन और शीट इरोजन, बस ये 2 चीज।
ठीक ना। गली इरोजन और सीट इरोजन क्या होते हैं? गली इरोजन और सीट इरोजन सर जब क्लेस जब रनिंग वाटर से कट्स हो जाते हैं उसी को बोलते हैं गली इरोजन। आपने आप सुनी हो गली इरोजन का नाम पहले कभी? यस सर। आप उस चीज को हमको डिफाइन कर सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा। साहिल तुम बताओगे क्या गली इरोजन के बारे में? साहिल अभी आपने हैंड रेज किया था, विल यू आंसर अबाउट गली इरोजन? व्हाट इज गली इरोजन? आंसर कर सकते हैं आप? मिस्ट्री आप आ चुकी, बताइएगा। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो मैंने एक हेवी सर क्या बोलते हैं? सर हम बताएंगे। हाँ बताइए। सर जो सर टॉप लेयर होता है ना सॉइल का, वो जो उसका जैसे नदी बहता है उसके साथ बह जाता है, उसी को गलीज कहा जाता है। नदी बहता है उसके साथ बह जाता है, वाटर रन ऑफ के साथ। वाटर रन ऑफ के साथ, सही है। वैसे तो सीट इरोजन भी वैसा ही होता है, लेकिन गली में एक्चुअल ये वर्ड गली क्यों रखा गया है? फिर गली जैसा हो जाता है। हाँ गली जैसा हो जाता है। हाँ बिल्कुल गली जैसा हो सकता है, वही चीज होगा। देखो मान के चलो ये मेरा लैंड है, एरिया है, और यहाँ पे इस जगह पे हेवी फ्लो हो रहा है वाटर का, ठीक ना, हेवी फ्लो हो रहा है। तो ये बीच में अगर इस एरिया पे हेवी फ्लो हो रहा है तो इसी एरिया में इरोजन होगा, बाकी एरिया में इरोजन नहीं होगा, ठीक ना। समझ में आ रही बात? ये जो बीच का एरिया होगा यहाँ पे इरोजन होगा, बाकी एरिया में इरोजन नहीं हो रहा है। और ये जो बीच का एरिया होगा वो एक तरह का छोटा सा कैनाल बनाते हुए, एक छोटा सा ड्रेनेज बनाते हुए चला जाएगा, लगेगा कि हाँ यही गड्ढा खोदा हुआ था और इसी के थ्रू इसको बहाना है, ठीक ना। ये जो गड्ढा हो गया, ये जो एक तरह से ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है, दैट वन इज गली, इसी को गली बोलते हैं, ठीक ना। तुम क्या करना, मिट्टी पे थोड़ा ऊपर से पानी गिराना, तो देखना मिट्टी को जो वाटर होगा वो मिट्टी को थोड़ा सा उसको वियर एंड टीयर करते हुए, तोड़ते हुए जो होगा अपना एक पाथ बना लेगा, गली बना लेगा। तो ये जो इरोजन होता है गली इरोजन कहलाता है। समझ में आई बात? गली इरोजन क्या होता है, ठीक है, वैसे सबको पता ही होगा। और दूसरा, ये अगर एक लेयर है और मैंने पूरा इसका एक ऊपर का लेयर हटा दिया, एक लेयर पूरा हट गया इसका, फिर उसके बाद एक लेयर हट रहा है, पूरा लेयर, तो ये एक लेयर जो होगा अपर लेयर है, ये शीट कहलाता है, शीट, ठीक ना। तो ये जो रिमूवल ऑफ टॉप लेयर होगा टोटली, ये कहलाएगा शीट इरोजन। ठीक, वैसे आप सबको पता था, बेकार में पढ़ा रहे हैं, पता है ना, गली इरोजन एंड शीट इरोजन। ठीक, अब जहां पे गली एंड शीट इरोजन हो जाएगा, क्या उस लैंड पे खेती की जाएगी? नो, नहीं की जाएगी, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी लो हो गई। तो ये गुड लैंड है कि बैड लैंड है? बैड। बैड। तो इसी को बोलते हैं, जहां पे इरोजन जो होगा खत्म हो जाएगा, उस लैंड का इरोजन शुरू हो जाएगा, फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, उसको हम लोग बैड लैंड बोलेंगे। हमको नहीं लग रहा है कभी इसमें किसी कंफ्यूजन होगा, बैड लैंड क्या है। ठीक है, क्लियर है? इसी बैडलैंड का अदर नाम जो होगा, अदर नेम है इसका रिवाइन। ठीक, तुम सबने टोटली क्लियर ही कर दिया, इसको खत्म कर दिया जाके। देखिए जरा यहाँ पे, तो द denudation of the soil covers and subsequent washing down is described as soil erosion। अब soil erosion तुम अपने मन से डिफाइन कर सकते हो। अब रनिंग वाटर cuts through the clay soil and makes deep channels as gullies। डीप चैनल मतलब गड्ढे गड्ढे बनाते चले जाएंगे, इसको गलीज बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गली इरोजन। जो भी लैंड जिसपे कल्टीवेशन नहीं कर सकते उसको हम बोलेंगे बैड लैंड। और चंबल बेसिन में, चंबल बेसिन इस एरिया में, इसी बैडलैंड को हम बोलते हैं क्या? रेवाइन। चंबल एरिया जो होगा उसको हम बोलते हैं रेवाइन। ठीक है, नोट डाउन कर लो जरा। ठीक है, चंबल बेसिन थोड़ा सा आपका एमपी के एरिया में आता है, एमपी में थोड़ा सा पार्ट चंबल बेसिन कहलाता है। तो चंबल बेसिन में इसी लैंड को हम लोग रेवाइन कहते हैं। तो इसको नोट करना है। हाँ, बोल्ड वाले को नोट डाउन करना है। रेवाइन, चंबल एरिया में इसको रिवाइन कहते हैं, बाकी एरिया में इसको बैडलैंड कहेंगे। ठीक, तो कभी क्वेश्चन पूछ दे कि रिवाइन क्या है। बैडलैंड को ही बोलते हैं रिवाइन।
सर चंबल वही ना जिसमें डाकू रहता है सब। वही वाला चंबल, उसी चंबल की बात कर रहे हैं। सच में रहता है? रहता था, अब नहीं रहता है, अभी ओ। भी होते हैं उस एरिया में। फॉरेस्ट एरिया काफी अधिक है, आराम से आप वहां पे छुप सकते हो, फॉरेस्ट है। डाकू या तो फॉरेस्ट में रहते हैं, नहीं तो माउंटेन्स की तरफ रहते हैं, जहाँ पे छुप सकते हो इजीली। अल्फा कहा जाता है उसको, जो असम में रहता पता नहीं, कर लिए आप लोग? है। नो सर। मुझे सिर्फ एक ने मैप बनाकर सेंड किया है, सिर्फ मिस्टी ने, बाकी किसी ने मैप सेंड नहीं किया है। सभी को सेंड करना है। पर्सनली सेंड कर सकते हो मैप को, पर्सनली मैप आप मुझे सेंड कीजिएगा, सिर्फ मैप। विथ योर नेम, नाम भी जरूर मेंशन करना मैप पे, किसने सेंड किया है। सर मैप बना के उस पर डार्क करना है जहाँ कौन से हाँ हाँ, कहाँ सॉइल पे कहाँ कौन सा होता सॉइल है। है, बस। डन। ठीक है, सीट इरोजन समझ चुके हो ना? सीट इरोजन को मैंने यहाँ पे नोट्स में नहीं डाला है, क्योंकि जनरली जो इरोजन होता है हमारे एरिया में वो सीट इरोजन ही होता है, गल इरोजन हमारे एरिया में नहीं होता है। तो कि हमारी तरफ तो तुम लोग उसके यूज टू होगे, तुम लोग उसको जानते होगे। सीट इरोजन यानी कि टॉप शीट का ही बहकर चले जाना, बाय द एक्शन ऑफ एयर हो सकता है, और इट मे बी ड्यू टू द एक्शन ऑफ वाटर, तो सीट इरोजन कराता है। ठीक है, क्लियर है सबको ना? यहाँ पे लिखा हुआ वाशिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल एज अ सीट इज नोन एज सीट इरोजन। अगर आपको डेफिनेशन लिखना होगा तो यहाँ से आपके नोट्स में से है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके अलावा भी सॉइल इरोजन जो होगा वो हमारे गलत मेथड ऑफ फार्मिंग जो होगा उसमें हम लोग करते हैं। अगर सही तरीके से सर फार्मिंग नहीं एक करें, सेकंड के लिए पिछला वाला स्लाइड दिखाई ना, एक सेकंड के लिए बस। लीजिए लीजिए, एक सेकंड के लिए देख लीजिए, आप देख लिए यस सर। तो अब सॉइल इरोजन तो हो गया, अब मुझे कुछ मेथड सजेस्ट करो जैसे तुम सॉइल इरोजन को रोक सकते हो। सॉइल इरोजन को रोकने के कुछ मेथड्स बताइए मुझे। लैंड को नहीं भाई, लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन को रोकना है तो उसके लिए कुछ इफेक्टिव मेथड बताइए, दैट जिससे हम क्या करेंगे, वी कैन चेक द सॉइल इरोजन। एफोरेस्टेशन हटा दिया जाए, चलो अपूर्वा। एफोरेस्टेशन क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन के लिए था, टेरेस फार्मिंग था, कंटूर फ्लोइंग है, बिल्कुल पानी पटा कर बस कर नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉइल इरोजन तो पानी के चलते ही हो रहा है ना, इरोजन के बारे में बात कर रहा हूँ। टेरेस फार्मिंग, कंटूर फार्मिंग, दो बात आ गई। अब प्लांटेशन भी एक तरीके से है, बिल्कुल है, स्ट्रीप फार्मिंग। ठीक, सभी जानते हो ना ये क्या होता है, कंटूर फार्मिंग, स्ट्रीप फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, ये सभी पता है आपको? देखो, स्ट्रीप फार्मिंग स्ट्रीप क्रॉपिंग अलग अलग है, ठीक ना? हिली एरियाज में शेल्टर बेड, वेरी गुड, बस हो गया काम खत्म। कंट्रोल गेजिंग इरिगेशन, सॉइल इरोजन को चेक करना है। तो देखो, कंटूर फ्लोइंग और जो आपकी थी टेरेस फार्मिंग, ये हिली एरियाज में किया गया। देखिएगा आगे फिगर में आपको शो कर रहा हूं, देखो ये है कंटूर फ्लोइंग, दिख रहे हो, दिख रहा है तुम लोग को? एकदम बिल्कुल टेरेस फार्मिंग तरह है, उसके जस्ट बाद में ये टेरेस फार्मिंग है। टेरेस फार्मिंग क्या होगा ना कि ये जो एरिया होगा थोड़ा कम होगा, तो हिली एरिया में जो फार्मिंग की जाती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंटूर फ्लोइंग। ठीक, समझ में आ रही बात? कंटूर फ्लोइंग क्या है? ये दोनों फिगर, ये कंटूर है और ये जो होगा टेरेस फार्मिंग है।
ठीक ना। कंटूर होंगे आपके अनइवन लैंड एरिया में कंटूर फार्मिंग करेंगे, और वहीं पे जो हिली एरियाज होंगे या माउंटेनियस रीजन होंगे वहां पे आप टेरेस फार्मिंग करोगे। इसी को स्ट्रिप फार्मिंग में बोलते हैं। फार्मिंग अगर बॉर्डर है तो स्ट्रिप फार्मिंग जो होगा वो यहीं पे होगा, यही एरिया है। सारी बात। साउंड लैग हो रहा है अमन को, सबको? रूफ वाले फार्मिंग के बारे में हमारे यहाँ पे कोई चैप्टर में उसका कोई रिलेशन नहीं। ठीक ना साहिल? आगे अब देखो यहाँ पे एक दूसरा तुम देखो, जनरली हमारे गांव में वगैरह में जो होगा वो मेड बना दिया था। मेड क्या होगा कि एक लेयर में जो होगा प्लांट लगाया जाएगा, दूसरे लेयर में प्लांट जो होगा नहीं लगाया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, एरिया खाली है। ठीक ना। अब इससे क्या होता है कि जो एयर ब्लो करता है वो एयर विंड जो होंगे इसके अपर लेयर को जो होगा रिमूव नहीं कर पाते, इजीली बाहर कर लेकर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, इसलिए इस फार्मिंग को जो होगा हम लोग स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। क्रॉपिंग यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है। हो गया? फिर वही बात, कौन कौन से फार्मिंग है हमारे सामने? तो ये तो फार्मिंग का मेथड था। कंफ्यूजन है कुछ इसमें? बस फिगर देख लीजिए, कंफ्यूजन है तो बताइए मुझे। कंटूर फ्लोइंग और टेरेस फार्मिंग ये आपके हिली एरियाज में किए जाएंगे जहां अनइवन लैंड होगा, ये इवन लैंड में होगा। ठीक ना। और उसके बाद क्या होता है कि फिर कुछ एरिया में, चाहे वो फॉरेस्ट वाले आपके एरिड रीजन वाले एरिया होंगे या कुछ प्लेन वाले एरिया में, क्या करते हैं कि जो मैंने कल आपको डिस्कस किया था इस बारे में, शेल्टर बेल्ट लगा देंगे चारों तरफ से, एक ट्री का जो होगा उसका एक बेल्ट लगा देंगे। ठीक ना। तो ये जो होगा ये लास्ट होता है, इसको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। नहीं, कंटूर जो होगा, कंटूर फार्मिंग हमारे एरिया में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे क्या होगा कि स्ट्रिप्स अगर बहुत ही नजदीक के होंगे तो वो जो होंगे टेरेस फार्मिंग कहलाएंगे। कहीं पे भी गड्ढा होता है ना जहाँ पे स्लोपी लैंड हो जाएगा, वहां पे कंटूर फ्लोइंग आप कर सकते हो। बहुत स्लोली जो होगा स्लोप बन रहा है, स्टीप स्लोप नहीं है, स्टीप स्लोप नहीं है, तो वहां पे मिस्टी हम लोग कंटूर फ्लोइंग करेंगे। वहीं पे जो स्टीप स्लोप होगा वो जो होगा, रुको मैं समझाता हूँ। देखो बाबू, एक ये स्लोप है, ऐसे धीरे 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 आ रहा है, तो इस स्लोपी एरिया में जो खेती की जाएगी ना इसको कंटूर फ्लोइंग बोलते हैं। और एक स्लोप ऐसा है, ऐसे एकदम, ठीक है, स्टीप स्लोप है ये, पूरा झुका हुआ अचानक, यहाँ पे जो फार्मिंग होगी वो टेरेस फार्मिंग होगी। तो ये आपके दोनों तरफ होंगे, वेस्टर्न में भी होंगे और ईस्टर्न में भी होंगे। समझ में आया मिस्ट्री? शेल्टर बेल्ट, हाँ शेल्टर बेल्ट हम लोग अपने यहाँ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक ना। हाँ, अब तुम जो फार्मिंग करते हो अपने छत पे ना, उसको रूफ टॉप फार्मिंग बोलते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है सारी। ठीक ना। अपने छत पे जाइए, छत पे आप गमला लगाइए, या फिर आप उसके ऊपर जो होगा सैंड जो होगा, सॉइल जो होगा उसको डिपोजिट करो, वहां पे छोटे छोटे जो होंगे आप वेजिटेबल जो होगा उगा सकते हो, खेती कर सकते हो। उसको रूफ टॉप फार्मिंग बोलते हैं, छत के ऊपर वाली फार्मिंग रूफ टॉप फार्मिंग। उससे सॉइल डिवीजन को बेनिफिट होगा, तुम इरोड करके सॉइल वहां पे लेकर जाते हैं, काट कर लेकर जाते हैं आप लोग। ठीक ना। चैप्टर समझ में आया सबको? चैप्टर यहीं पे द एंड हो गया, खत्म हो गई कहानी पूरी की पूरी, पूरा खत्म। इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि नया चीज आपको जानने को मिला, एक दो चीज, एक दो पॉइंट को छोड़कर। कोई प्रॉब्लम है किसी को इस चैप्टर से? अरे नहीं, नहीं नोट करना है, अगर याद नहीं है तो सब नोट करना है, समझ में ना आते सब नोट करना है, अगर समझ में आ जाए तो जो समझ में आ जाए, जो आपको याद रहे उसको नोट डाउन नहीं करना है। तो कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे जरा जल्दी। नो प्रॉब्लम। शानवी, शानवी क्लास में प्रेजेंट है आप? शानवी आदर्श? यस सर। आज बताओ क्या प्रॉब्लम है तुमको? सर आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक सर, है। ये बस एक टाइप ऑफ आपने बताया ना
ये कंटूर फ्लोइंग वो नहीं आया समझ में। कंटूर फ्लोइंग जनरली उसमें टेरेस बना रहे हैं। अभी मैंने जब हम मिस्टी को समझाया तो उसमें ध्यान दी, कभी कभी yes जो sir। तुम्हारा स्लोप होगा ना, वो स्लोप बहुत लंबे दूरी तक जाता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस जो होगा ट्रेवल करता है। स्लोप तो रहेगा लेकिन झुकाव थोड़ा थोड़ा कम रहेगा। और वहीं हिल जो होंगे उस पे जो स्लोप होते हैं वो एकदम क्या होते हैं, बिल्कुल स्टीप होते हैं। स्टीप मतलब कि सीधे दिखेंगे कि हाँ यहाँ से आप अगर नीचे गिरे तो नीचे जाओगे नहीं जाओगे। yes sir। ठीक है, तो वहां पे उन दोनों एरिया में जहाँ पे स्टीप स्लोप होगा वहां पे काट काट के जो हम लोग बराबर प्लेन लैंड करते हैं, फिर उसके बाद फिर थोड़ा लैंड छोड़ देंगे, फिर प्लेन लैंड करेंगे। तो अगर आपका स्टीप स्लोप है तो वहां पे उसको टेरेस फार्मिंग कहा जाता है, सीढ़ी बन जाती है। स्टीप ज्यादा बड़े बनेंगे, वही स्टीप अगर चौड़े हो जाएंगे तो वो कंटूर फ्लोइंग कहलाती है। ओके सर, थैंक यू। और ओम सहाय नैन्सी, नैन्सी श्रीवास्तव, आप भी क्लास में बहुत शांत रहते हो। नैन्सी का तो कुछ आता है, ओम का तो मुझे एक भी मैसेज याद नहीं दिखा। ठीक ना, चलिए लगभग लोगों को क्लियर हो चुका है सभी प्रॉब्लम। तो अब आगे समझते हैं। एक कहानी है, थोड़ा बहुत आपको बताया गया है कि जहां पे टेरेस फार्मिंग भी होती है, कंटूरी फार्मिंग होती है। पहला ही क्लास कर रहे हो ओम सहाय, क्यों? फर्स्ट क्लास है आपका, मुझे तो पता ही नहीं था। यस वक्त आपकी तरफ प्रॉब्लम है, बाकी को वॉइस लैग नहीं कर रहा है। देखो अब अगर सॉरी लास्ट हम लोग क्लियर कर ले रहा हूँ, आगे देखिए जरा। तो एक कहानी दिया गया है, सुखमजरी एक विलेज है झबुआ नाम के डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट है मध्य प्रदेश, वहां पर। ठीक ना, वहां पे लैंड डिग्रेड कर गया। टेरेस फार्मिंग वाले एरिया में टी और कॉफी जो होगा वो अधिक उगाया जाता है। कंटूर फ्लोइंग जो होगा उसके एरिया में नॉर्मल सेल्स जो होंगे वो उगाए जाते हैं। टेरेस फार्मिंग में कॉफी एंड टी। अब ध्यान दो यहाँ पे जरा, एक बार समझ लो, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। तो सुखमोजरी एक जो होगा विलेज है झबुआ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। ठीक ना, यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे जो ट्रीज की संख्या काफी कम थी, तो लोगों ने प्लान किया, गवर्नमेंट ने प्लान नहीं किया, लोगों ने प्लान किया और उन्होंने क्या किया कि ट्रीज उगाने शुरू किया। और रिजल्ट क्या होगा कि ट्री की डेंसिटी जो होगी वो पर हेक्टेयर में पहले 13 थी 1976 में, वही 1992 में ट्रीज की संख्या होगी 1272। भाई देखो यहाँ पे ट्रीज की संख्या बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ गया। अब ट्री अगर बढ़ेंगे तो क्या रिसोर्सेज आपके पास बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? रिसोर्सेज डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, करेंगे ना। तो रिजल्ट ये हुआ है कि उस जगह पे, उस सुखमुजरी विलेज में जो लोग हैं, हाँ रियल स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि रीजनरेशन जो होगा, इन्वायरमेंट का जो रीजनरेशन किया तो उसके साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वहां बन गई, अवेलेबिलिटी बन गई रिसोर्सेज की, एग्रीकल्चर इंप्रूव कर गया, एनिमल केयर इंप्रूव कर गया। और रिजल्ट क्या होता है कि वहां के लोगों का इनकम बढ़ना शुरू हो गया। और इनकम कितना बढ़ा तो 10,000 से 15,000 पर एनम, ये हो गया उनका इनकम। वैसे देखो ये बहुत कम है, ये पर एनम की बात हो रही है, लेकिन 1979 टू 1994 ये इनकम बहुत बड़ी थी। ठीक है, और वैसे भी हमारी कंट्री में जो इनकम है पर एनम, ये इतना अधिक नहीं है। एनुअल इनकम हमारी कंट्री का, एनुअल इनकम हम लोग पढ़ेंगे अभी, अब तुरंत जो होगा इकोनॉमिक्स से हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे डेवलपमेंट, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे पर कैपिटा इनकम के बारे में। ठीक ना, तो ये एक स्टोरी है मध्य प्रदेश की, जहाँ पे पीपुल ने अपने प्लानिंग के थ्रू वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया है अपने प्लानिंग से। और ये एक रियल स्टोरी है। ठीक ना, ये हमें मोटिवेट करती है कि हम भी क्या करते हैं कि जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको हम लोग रोक सकते हैं और अपने एनवायरमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। और बैलेंस करने से हमको बेनिफिट ही होने वाला है, हमको लॉस कोई नहीं होगा। यहाँ पे बेनिफिट हुआ है सबको, इकोनॉमिकली भी बेनिफिट हुआ है, सोशली बेनिफिट हुआ है, एनवायरमेंट भी वहाँ पे बेनिफिशियल हुआ है। ठीक ना, बात सबको समझ में आ गई?